हाय स्टूडेंट्स। आज मैं ग्रिम्स लॉ की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है लाया हूँ आप लोगों के लिए फुल टेक्स्ट के साथ। तो आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का टाइटल जो है ग्रिम्स लॉ, हमने हेडिंग दिया हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन। मैं अमित सर, आपका होस्ट और टीचर। तो आइए सबसे पहले, चूँकि मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में इंस्ट्रक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके जो प्रोपाउंडर थे, इसके जो इन्वेंटर थे, उनका नाम था जैकब ग्रिम। तो सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे, यानी प्रोपाउंडर के बारे में, और उसके बाद वो रूल क्या है और उसके फुल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। जैकब ग्रिम का पूरा नाम जो था जैकब लुडविग कार्ल ग्रिम was born on 4th January 1785 and died on 20th September 1863। यानी 4 जनवरी 1785 में इनका जन्म हुआ और 20 सितंबर 1863 में इनकी मृत्यु हो गई। ही इज़ ऑल्सो नोन एज कार्ल ग्रिम, वो कार्ल ग्रिम के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वॉज ए जर्मन फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया। ये भाषाविद होता है, जो लैंग्वेज की जो डीप स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग फिलोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। एक जूरिस्ट भी थे, वो जूरिस्ट कहा जाता है जो कानूनवेत्ता होते हैं, जो नियम कानून को जानते हैं। लॉयर भी इसके बदले में उसका शब्द ले सकते हैं। एंड मिथोलॉजिस्ट बोले तो पौराणिक कथाओं को जो लिखते हैं, उनके बारे में जो जानते हैं, उनकी जो व्याख्या करते हैं, उनको हम लोग मिथोलॉजिस्ट कहते हैं। मिथोलॉजी का अर्थ होता है पौराणिक कथाएं। ही इज़ वेल नोन एज द डिस्कवरर और प्रोपाउंडर ऑफ ग्रिम्स लॉ। वो ग्रिम्स लॉ के प्रोपाउंडर यानी प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। डिस्कवरर यानी खोजकर्ता भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो कि एक भाषा में काफ़ी महत्वपूर्ण लॉ जो उन्होंने दिया। ही स्टडीड वॉवेल शिफ्ट्स डीपली, उन्होंने वॉवेल शिफ्ट को बहुत ही गहराई से पढ़ा। विच टुक प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। और ये जो लॉ है, किस बारे में मैंने पहले भी बताया है, ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है, उसी के से जुड़ा हुआ लॉ है। ही डिस्क्राइब्ड दीज शिफ्ट्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन चेंजेज, उन्होंने इस बदलाव को, शिफ्ट मतलब बदलाव, चेंज कह सकते हैं, उन्हें कुछ खास नियमों में ढाल दिया, खास परिवर्तन में ढाल दिया। ही सेड दैट, उन्होंने यह भी कहा, दीज वॉवेल शिफ्ट्स वर सो रेगुलर, कि इतने ये जो वॉवेल शिफ्ट से बदलाव जो थे इतने रेगुलर थे, दैट इट कुड बी डिफाइंड एज ए साइंटिफिक लॉ, इन्हें एक वैज्ञानिक नियम के तौर पर जो है परिभाषित किया जा सकता था। दिस वॉज द फर्स्ट लॉ प्रोपाउंडेड, यह पहला नियम था जो कि प्रतिपादित किया गया था इन द फील्ड ऑफ फिलोलॉजी, भाषा के क्षेत्र में। इन ऑनर ऑफ इट्स इन्वेंटर, इसके आविष्कारक के सम्मान में, द लॉ वाज कॉल्ड ग्रिम्स लॉ, इस नियम का जो नाम पड़ा ग्रिम्स लॉ पड़ा। अब इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस क्या है, तो आइए पहले सबसे जानते हैं क्या है वो। तो दीज आर ए लार्ज लैंग्वेज फैमिली, ये जो है एक फैमिली है, लैंग्वेज की फैमिली है। नेटिव टू वेस्टर्न यूरेशिया, यूरेशिया सब समझ रहे हैं, इसमें यूरोप आ रहा है और एशिया भी आ रहा है। तो एशिया के कुछ देश भी आते हैं इसमें, यूरोप के भी कुछ देश आते हैं, उन दोनों का जो नेटिव लैंग्वेज था। इट comprises most of the languages of Europe together with these of the northern Indian subcontinent, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से, यानी एशिया के नॉर्दर्न हिस्से में भी जो आता है वहाँ के कुछ देश और यूरोप के कुछ देश, उसके नेटिव लैंग्वेजेस की स्टडी के बारे में, यानी उसके सबको मिलाकर एक फैमिली बनाया गया जिसको इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नाम दिया गया। एंड द इरानियन प्लेटो, देर आर मेनली 10 लैंग्वेजेज इन इट, कुछ इसमें लगभग 10 भाषाएं हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे केल्टिक कह लें, ग्रीक कह लें, लैटिन कह लें, जर्मैनिक, इटैलिक, अमेरिकन, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें शिफ्ट्स कैसे होते हैं, बदलाव क्या है। तो वो 3 बेसिक है, जहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने ग्राफ में, डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। ये जो अप्लाई होता है कहाँ पर होता है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज पर ही सिर्फ अप्लाई होता है। और उसको 2 पार्ट में यदि बांट दे, एक जर्मैनिक और एक नॉन जर्मैनिक, तो नॉन जर्मैनिक टू जर्मैनिक जब हम जाते हैं तो उसमें सर्टेन चेंजेस देखते हैं, तो वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, पहले डायग्राम के जरिए, फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसको देखेंगे। तो पहले देखिए, और आप देख रहे होंगे कि हमने BH लिखा है। BH लिखने का तात्पर्य यहाँ पर हम भ लेंगे, भ साउंड समझ रहे हैं ना, प फ ब भ, ठीक है, ये प्लॉजिव साउंड्स है, एस्पिरेटेड वॉइस्ड प्लॉजिव कॉन्सोनेंट्स हैं।
तो ये दोनों साइड लकीर देख रहे होंगे, दिया है हमने। लकीर देने का तात्पर्य यही है कि हम यहाँ पर साउंड देखेंगे, हम लेटर को नहीं पढ़ेंगे, हम साउंड को पढ़ेंगे। तो इसी तरह से पढ़ सकते हैं कि भ जो है ब में चेंज हो जाता है, ढ ड में चेंज हो जाता है, और घ ग में चेंज हो जाता है। उसी तरह दूसरे में देखें तो वही ब ड ग जो है प ट क में चेंज हो जाता है, और वही प ट क फिर से फ थ और ह में चेंज हो जाता है। थीटा है वहाँ पर, थीटा को थ पढ़ेंगे साउंड में हम लोग, ठीक है। यदि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे इस पर भी, आपके कमेंट्स यदि आए तो उसी को हम लोग सर्कुलर वे में दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम हमने बनाया हुआ उसी को सर्कुलर वे में दिखाया है। इस चूँकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन भी लॉन्ग लिखना पड़ेगा, तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको मार्क्स यदि लाना है अच्छा तो फिर अच्छा करना है, तो क्योंकि डिस्क्रिप्शन उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है खास करके ग्रीम्स लॉ और वर्नर्स लॉ की जहाँ तक बात करें तो, लेकिन लिखना ज़रूरी है, आपका कंटेंट पूरा होना चाहिए, इसलिए भी ऐसा किया जाता है। अब देखिए हम लोग उसी को बारी बारी से डिस्क्राइब करते हैं। हमने यहाँ पर सर्कुलर डायग्राम के नीचे लिख दिया है सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ भावेल शिफ्ट्स इन ग्रीम्स लॉ। ग्रीम्स लॉ के भावेल शिफ्ट का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन जो है हमने किया हुआ है। तो आइए देखते हैं अब उसी को बारी बारी से। तो पहला जो उसमें था भ ड घ टू ब ड ग, उसको तो हम लोग देखिए अब समझिएगा, भ ढ घ उसको कहते हैं एस्पिरेटेड वॉइस्ड प्लोजिव्स कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, एस्पिरेटेड वॉइस्ड प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स बिकेम नॉन एस्पिरेटेड। देखिए एस्पिरेटेड क्या हो गया, नॉन एस्पिरेटेड। एक्चुअली प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स क्यों नाम पड़ा पता है, बताऊं मैं। प्लोजन मतलब क्या होता है, विस्फोट। तो प्लोजिव जब हम बोलते हैं ना, आप देखते होंगे माइक्रोफोन में जब भी आप बोलोगे तो साउंड में थोड़ा एक कह सकते गूंजता है, लगता है फट जाएगा वो, तो प्लोजिव विस्फोट सा होता है, तो इसीलिए उसको वॉइस्ड प्लोजिव कॉन्सोनेंट्स कहा गया, वो भी एस्पिरेटेड, ठीक है। एस्पिरेटेड मतलब ज़्यादा, उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है। और वो क्या बन जाता है, नॉन एस्पिरेटेड, या उसको अनएस्पिरेटेड भी कहते हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स इन जर्मनिक लैंग्वेज। वो जर्मनिक लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, किसमें, एस्पिरेटेड चेंज हो जाता है नॉन एस्पिरेटेड में, इन जर्मनिक लैंग्वेज इन कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स, कुछ खास वर्ड्स में ऑफ दैट फैमिली के। तो एग्जाम्पल भी हमने लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल लिया नॉन जर्मनिक संस्कृत वर्ड भ्रातृ, क्या लिखा हुआ है, BHRATR, भ्रातृ बिकेम ब्रदर। देखिए भ में चेंज हुआ ना, इन जर्मनिक लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। सिमिलरली यानी उसी तरह से भेरो बिकेम बियर, BHERO, भेरो बिकम बियर। डेढ़मी बिकेम डू, ढ बदल गया ड में। फिर घंस बिकम गूज, यानी हंस हम लोग कहते हैं एक्चुअली हिंदी में, संस्कृत में वो घंस या फिर कोई और लैंग्वेज में, और वो गूज हो जाता है इंग्लिश में, यानी इंग्लिश जर्मनिक लैंग्वेज है, आप सभी जान रहे होंगे शायद। अब दूसरे पार्ट की बात कर लें तो वही जो अनएस्पिरेटेड या नॉन एस्पिरेटेड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स जो था वो क्या हो गया इस बार, अनएस्पिरेटेड या नॉन एस्पिरेटेड अनवॉइस्ड, यानी उसको वॉइसलेस भी कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स इन जर्मनिक लैंग्वेज इन करस्पेंडिंग वर्ड्स ऑफ दैट फैमिली। सब कुछ वैसा ही रहता है, आपको सिर्फ एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं, और कौन एस्पिरेटेड है कौन नॉन एस्पिरेटेड है वो ध्यान में रखना है, कौन वॉइस्ड है अनवॉइस्ड है, ये दोनों है। यानी अनएस्पिरेटेड वॉइस्ड था अभी तक, तो इस बार क्या हो गया, अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस या अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। तो इस बार एग्जाम्पल क्या क्या है, वर्षा बिकम्स पर्स, ब बदल गया प में। डिकेड या डिसम भी कभी कभी कहते हैं, तो ड बदल गया ट में। 10 हो गया, या डोजन 12 में बदल जाता है। जेनु बिकम नी, या जेनोस बिकम किन, दोनों कम बदल रहे हैं, देख पा रहे हैं। और तीसरा जो फाइनल है इस बार नॉन एस्पिरेटेड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स जो है बिकम फ्रिकेटिव वर्ड्स। फ्रिकेटिव वर्ड क्या होता है, तो फ्रिकेटिव वर्ड जब हम बोलते हैं ना तो दांत के बीच गैप से बीच से हवा निकलती है, फ बोलिए, थ बोलिए और ह बोलिए, तीनों में ऐसा होता है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्रिकेटिव वर्ड्स। तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, पैटर लिया हुआ है हमने, वो फादर हो गया है, फिर ट्रेस हो गया है, थ्री, ट बदल गया थ में, और कॉर्नो बिकम हॉर्न। तो ये थे। तो देखिए हालांकि इसका एक और पार्ट है, मैंने पूरा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सब कुछ यदि एक ही पार्ट में बता दूंगा तो आप लोग शायद फिर आगे फिर कैसे हमारे चैनल को व्यू करेंगे। क्योंकि देखिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है हमें, और यदि आप कहें तो इसकी क्रिटिसिज्म, यानी ये रूल कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये रूल बाद में बर्खास्त इसको क्यों कर दिया गया, क्यों इसकी मान्यता उतनी नहीं रही, क्यों वर्नर्स लॉ आया, मैं उसको भी एक पार्ट में आपके लिए लाऊंगा। लेकिन
मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप बहुत ही पसंद करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें, ताकि नॉलेज शेयर करना गंदी बात नहीं होती है। आप लोगों में कोई जीलेसी, इसमें यही तो ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोई जीलेसी नहीं होती है। हमें जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो पता है आपको या अपने दोस्तों या अपने जूनियर्स को शेयर करना चाहिए। और नॉलेज कभी भी बुरा नहीं होता, शेयर करना अच्छी बात है। और अच्छा लगा हो वीडियो, आप सेटिस्फाइड हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट मिलेगा। अभी मेरा 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी मेरा कर दें, क्योंकि मेहनत करने में और मज़ा आएगा, थोड़ा बहुत इनकम भी आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।